नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। देखो, अपने कर रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में और इसके अपने 3 पार्ट पूरे कर लिए थे। आज करेंगे अपने इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के बारे में करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अपने जो कल पार्ट 3 किया था उस पार्ट 3 में अपने किसके बारे में किया था। तो पार्ट 3 के अंदर अपने किया था रक्तदाब के बारे में कि बीपी क्या होती है, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, रक्तदाब क्या होता है, और हृदय धड़कन के बारे में किया था कि हृदय धड़कन किसे कहते हैं, इसका मापन किससे करते हैं, अलग अलग जीवों में हृदय की धड़कन कितनी कितनी होती है। इसके अलावा अपने बीपी के बारे में कल कर रहे थे। तो आज अपने रक्तदाब का जो पार्ट शेष बच गया उसके बारे में अपने करेंगे पार्ट 4 के अंदर। तो देखो, रक्तदाब किसे कहते हैं। तो रक्तदाब का मतलब होता है कि रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगता है उसी को अपने कहते हैं रक्तदाब। कि हृदय से रक्त निकलने के बाद धमनियों में जाता है तो रक्त धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगाता है उसी को अपने क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। फिर देखो, रक्तदाब की 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो होती है जिसे कहते हैं प्रकुंचन दाब या इसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। प्रकुंचन दाब क्या होता है, इस दौरान निल्यों में संकुचन होता है। निल्य संकुचन से उत्पन्न जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, प्रकुंचन दाब कहलाता है। फिर देखो दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है अनुशीतलन दाब या इसे अपने डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस दौरान क्या होता है, निल्य हैं वो विश्राम की अवस्था में आते हैं, सामान्य अवस्था में आते हैं ताकि रक्त जो है वो आलिंदों से निल्यों के अंदर आ जाए। ठीक है। फिर देखो कि रक्तदाब का मापन किससे करते हैं, तो इसका मापन करते हैं सफिग्मो मैनोमीटर से। और सफिग्मो मैनोमीटर की खोज किसने की थी, रीवा व रोंकी ने की थी। ठीक है। फिर बात आती है कि रक्तदाब जो होता है वो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, स्वस्थ पुरुष के अंदर कितना होता है, तो वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg यहाँ पे पारा यानी मरकरी होती है। तो अपने कह सकते हैं कि रक्तदाब का मापन पारे की सतह पर करते हैं। फिर देखो बीपी की 2 कंडीशन बनती है। तो 2 कंडीशन कौन कौन सी बनती है अपने इसके बारे में करेंगे। रक्तदाब बीपी इसकी 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो होती है हाई यानी बीपी हाई होना। दूसरी कंडीशन होती है लो यानी बीपी का लो होना, कम होना। अब बीपी हाई होता है तब रक्तदाब कितना होता है, इस कंडीशन के दौरान ब्लड प्रेशर होता है 140/90 mm ऑफ Hg। और ये कंडीशन कहलाती है हाइपर टेंशन। इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे अपने बोलेंगे हाइपर टेंशन यानी अति तनाव। और दूसरी जो कंडीशन होती है जिसमें बीपी लो होता है तो इसमें ब्लड प्रेशर होता है 110/70 mm ऑफ Hg। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है हाइपोटेंशन। इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने कहेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है। तो देखो, एक स्वस्थ पुरुष में बीपी होता है जो अपने कल कर लिया था 120/80 mm ऑफ Hg। अब बीपी अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन, या अपने बोलेंगे इसको बीपी का हाई होना। और जब बीपी इससे कम होता है तो क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन यानी बीपी का लो होना। हाई जब बीपी होता है तो ब्लड प्रेशर कितना होता है 140/90 mm ऑफ Hg। और बीपी लो होता है उस दौरान रक्तदाब कितना होता है, तो उस दौरान होगा 110/70 mm ऑफ Hg। इसको करो नोट, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। चलो अपने बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक कंडीशन आती है नाड़ी दाब कि नाड़ी दाब क्या होता है, किसे कहते हैं अपने नाड़ी दाब। तो नाड़ी दाब जो होता है उसका मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर के दौरान प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब जो होता है, इन दोनों के मध्य जो अंतर होता है उसी अंतर को अपने क्या कहते हैं, नाड़ी दाब कहते हैं। तो नाड़ी दाब को अपने कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब के मध्य जो अंतर होता है उसी को नाड़ी दाब कहते हैं। अब देखो, एक स्वस्थ पुरुष के अंदर नाड़ी दाब कितना रहता है, तो देखो स्वस्थ पुरुष जो होता है उसके अंदर प्रकुंचन दाब होता है 120 mm ऑफ Hg। और अनुशीतलन दाब होता है इसके अंदर लगभग 80 mm ऑफ Hg। तो इन दोनों का अंतर कितना आता है, तो अंतर आता है 40 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर 40 mm ऑफ Hg क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाड़ी दाब। ठीक है। तो अपने अब लिखेंगे नाड़ी दाब।
इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि परकुंचन दाब माइनस अनुशीतलन दाब, यानी नाड़ी दाब किसके बराबर होता है? नाड़ी दाब बराबर होता है परकुंचन दाब माइनस अनुशीतलन दाब के इक्वल होता है, इसके बराबर होता है। तो अब देखो एक स्वस्थ पुरुष के अंदर नाड़ी दाब कितना होगा, तो लिखेंगे अपने नाड़ी दाब। तो स्वस्थ पुरुष के अंदर कितना होता है? तो स्वस्थ पुरुष के अंदर जो परकुंचन दाब होता है वो होगा 120 mm ऑफ Hg और अनुशीतलन दाब होता है 80 mm ऑफ Hg। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? अंतर आएगा इनका 40 mm ऑफ Hg। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाड़ी दाब हो जाएगा। तो एक स्वस्थ पुरुष का नाड़ी दाब क्या होता है? 40 mm ऑफ Hg होता है। उसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन होती है हाइपोक्सिया और दूसरी होती है हाइपरकैप्निया। हाइपोक्सिया किसे बोलते हैं? हाइपो का मतलब होता है कम, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की शरीर में, ऊतकों में और रक्त में और अंगों में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोक्सिया कहलाती है। कि हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है? रक्त में, अंगों में, ऊतकों में और अपने कह सकते हैं कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हाइपरकैप्निया का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है अधिक। इसका मतलब होता है कि जब अपने रक्त में, अंगों में, ऊतकों में और कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कहलाती है हाइपरकैप्निया। तो पहले आप लिखते हैं हाइपोक्सिया। आप हेडिंग लगाइए हाइपोक्सिया। इसके अपने ये मतलब लगाइए हाइपोक्सिया। और दूसरी कंडीशन होती है, इसे अपने बोलते हैं हाइपर कैप्निया। पहले आप लिखिए हाइपोक्सिया के अंदर, इसमें लिखिए, इसमें लिखो आप रक्त व ऊतकों में, रक्त व ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना, रक्त व ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना, रक्त व ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना, रक्त व ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपरकैप्निया में लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगा के इसमें लिखिए रक्त व ऊतकों में CO2 की अधिकता होना, रक्त व ऊतकों में CO2 की अधिकता होना। अब इसके बाद बात आती है पेसमेकर की, कि पेसमेकर हृदय के किस भाग के अंदर पाया जाता है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है और पेसमेकर किस रूप में अपना काम करता है। तो अपन करेंगे पेसमेकर के बारे में। तो हेडिंग लगाइए पेसमेकर। पेसमेकर। अब सबसे पहली बात आती है उपनाम की, कि पेसमेकर का उपनाम क्या होता है, किस उपनाम से जानते हैं अपने पेसमेकर को। तो पेसमेकर को अपने कहते हैं हृदय का हृदय, इसे बोलते हैं हृदय का हृदय। तो हृदय का हृदय किसे कहा गया है? पेसमेकर को कहा गया है। इसके अलावा अपने पेसमेकर को कहते हैं SA नोड, और इसे बोलेंगे SA नोड, या इसे बोलेंगे गति प्रेरक। क्या काम करता है? हृदय की गति बढ़ाने का काम करता है, गति को प्रेरित करता है, तो क्या बोल देते हैं?
गति प्रेरक कहते हैं। तो देखो पेसमेकर जो होता है उपनाम क्या होता है, हृदय का हृदय, ऐसे नोड या क्या बोलेंगे इसको, गति प्रेरक। फिर बात आती है स्थिति की, कि जो पेसमेकर होता है वो कहाँ पाया जाता है, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, तो अपने बोलते हैं इसकी स्थिति होती है दाएं आलिंद में। जो अपना दायां आलिंद होता है उसके अंदर एक गोल घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपने पेसमेकर कहते हैं। तो स्थिति कहाँ होती है इसकी, दाएं आलिंद में होती है। फिर बात आती है कार्य की, कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है हृदय स्पंदन दर को समंजित करना या नियंत्रित करना, हृदय स्पंदन दर को समंजित करना। जब हृदय स्पंदन की दर कम होती है तो उसे बढ़ाता है, और ज़्यादा होती है तो क्या करता है, उसे कम करता है। तो अपने बोलते हैं कि हृदय स्पंदन के लिए जो आवेग होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पेसमेकर से उत्पन्न होते हैं। पेसमेकर कहाँ होता है, दाएं आलिंद में होता है। तो हृदय स्पंदन के आवेग सर्वप्रथम किस भाग में होते हैं, दाएं आलिंद में, उसके बाद बाएं आलिंद में, और फिर दोनों नीलियों में एक साथ होते हैं। उसके बाद अपना हृदय स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है। फिर देखो स्पंदन का क्रम कैसे होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपने हृदय स्पंदन क्रम। अब देखो स्पंदन का क्रम कैसे रहता है, तो स्पंदन के क्रम में देखो सर्वप्रथम आवेग कहाँ से उत्पन्न होंगे, सर्वप्रथम आवेग उत्पन्न होंगे ऐसे नोड से, ऐसे नोड से। फिर ये आवेग कहाँ जाते हैं, फिर ये आवेग जाते हैं एवी नोड में। फिर देखो एवी नोड से आवेग कहाँ जाएंगे, इसके बाद ये आवेग जाएंगे बंडल ऑफ हिंज में। किस में जाते हैं ये जाते हैं बंडल ऑफ हिंज में जाते हैं। फिर देखो बंडल ऑफ हिंज से फिर कहाँ जाएंगे, फिर ये जाएंगे पुरकिंजे तंतु में। पुरकिंज तंतु के बाद ये आवेग कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे किसमें, कार्डियक पेशी में। और जैसे ही कार्डियक पेशी में आवेग पहुँचेंगे हृदय स्पंदन करना प्रारंभ कर देगा। तो देखो हृदय स्पंदन का जो क्रम होता है वो कैसे रहता है, सबसे पहले ऐसे नोड में स्पंदन होता है, फिर स्पंदन के जो आवेग है वो कहाँ पहुँचते हैं, एवी नोड में। एवी नोड से आगे कहाँ पहुँचेंगे, बंडल ऑफ हिंज में। बंडल ऑफ हिंज से आगे कहाँ पहुँचेंगे, पुरकिंजे तंतु में। और यहाँ से फिर कहाँ पहुँचेंगे, कार्डियक पेशी में। और कार्डियक पेशी जो होती है हृदय को स्पंदन कराने वाली पेशी है, और यही पेशी अपने शरीर की सबसे व्यस्त पेशी मानी जाती है। तो नोट कीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो इसके बाद में फिर बात आती है कि हृदय प्रत्यारोपण की, कि हृदय का प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया था। तो देखो हृदय का जो प्रत्यारोपण है ये सबसे पहले किया गया था पूरे विश्व की अगर अपने बात करते हैं तो 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। जो कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर के अंदर हुआ था। और करने वाले कौन थे, तो उसको करने वाले थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगर भारत में देखें तो भारत के अंदर ये काम 3 अगस्त 1994 को किया गया था। और भारत में ये काम किसने किया था, तो भारत में ये काम करने वाले थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल, जिन्होंने नई दिल्ली एम्स के अंदर हृदय प्रत्यारोपण का कार्य किया था। तो अब बात आती है हृदय प्रत्यारोपण की। हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले लिखेंगे अपने कि विश्व में कब हुआ था ये, तो यहाँ लिखेंगे अपने विश्व में।
और भारत का पूछे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे भारत में, कि विश्व में सबसे पहले किसने किया था और भारत में सबसे पहले किसने किया था। देखो विश्व में ये काम कब हुआ था, ये काम हुआ था विश्व के अंदर 3 दिसंबर 1967 में। किसने किया था, ये काम किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कहाँ किया था ये काम, ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में ये काम कब हुआ था, तो भारत के अंदर ये काम हुआ था 3 अगस्त को, 3 अगस्त 1994 में। किसने किया था, डॉक्टर, तो ये किया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। कहाँ किया था ये काम, ये काम उन्होंने किया था एम्स, नई दिल्ली। अब देखो हृदय प्रत्यारोपण विश्व के अंदर तो हुआ था 3 दिसंबर 1967 को। किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो उन्होंने ये काम किया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और भारत के अंदर हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था, 3 अगस्त 1994 में हुआ था, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। कहाँ किया था, एम्स नई दिल्ली में किया था। सो कीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं अपने आगे। अब इसके बाद बात आती है ईसीजी की, कि ईसीजी क्या चीज़ होती है, ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, और ईसीजी की खोज करने वाले कौन थे, और ईसीजी क्यों करवाई जाती है, इसके बारे में अपने करेंगे। तो देखो सबसे पहले कि ईसीजी होती क्या है। ईसीजी सबसे पहले लिखेंगे अपने इसका पूरा नाम। उसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक यंत्र होता है जो क्या करता है, हृदय में स्पंदन के जो आवेग उत्पन्न होते हैं उन आवेग को ये निरूपित करता है, उन आवेगों का एक ये आलेख्य चित्र प्रस्तुत करता है, उसी को अपने कहते हैं ईसीजी। अब देखो ईसीजी को रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र होता है वो यंत्र कौन सा होता है, वो यंत्र होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है इसकी खोजकर्ता कौन थे, किसने इसकी खोज की थी, तो उसकी खोज की थी इंथोवन नामक वैज्ञानिक ने। और सबसे पहले ईसीजी को रिकॉर्ड किसने किया था, तो रिकॉर्ड करने वाले थे वोलर। वोलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ईसीजी को रिकॉर्ड किया था। अब देखो ईसीजी क्यों करवाई जाती है, तो ईसीजी हृदय से संबंधित रोगों का पता लगाने में, इसके अलावा धमनियों में अगर कोई रुकावट है, कोई थक्के बने हुए हैं, तो उस रुकावट या थक्के का पता लगाने के लिए क्या करवाई जाती है, ईसीजी करवाई जाती है। अब देखो ईसीजी जब करवाते हैं तो इसमें 5 प्रकार की तरंगें बनती है। इसमें होती है पी, क्यू, आर, एस, टी। ये 5 प्रकार की तरंगें जो होती है वो ये दर्शाती है कि हृदय स्पंदन के आवेग कितने हो रहे हैं। अगर इन तरंगों में फैलाव बढ़ता है, तरंगें अधिक चौड़ी होती है, इसका मतलब हृदय की धड़कन कम है। अगर ये तरंगें संक्रिय होती है, इसका मतलब हार्ट बीट बढ़ी हुई है। और ये तरंगें अगर बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब काम खत्म है। फिर क्या होता है, अपनी हार्ट बीट रुक जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसकी बात आती है खोज की, कि खोज किसने की थी इसकी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। तो खोज इसकी की थी इंथोवन ने। इंथोवन नामक वैज्ञानिक ने इसकी
खोज की थी। फिर देखो ईसीजी को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किसने किया था, तो लिख देंगे अपने सर्वप्रथम रिकॉर्ड। तो ईसीजी को सर्वप्रथम रिकॉर्ड करने वाले थे वालर। वालर ने सर्वप्रथम ईसीजी को रिकॉर्ड किया था, लेकिन खोज किसने की थी, इंथोवन ने की थी। ठीक है, अब बात आती है कि ईसीजी होती क्या है। तो होती क्या है कि हृदय स्पंदन के दौरान जो विद्युतीय आवेग उत्पन्न होते हैं उन आवेगों को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। उनको रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या ऐसे अपने बोल देते हैं ईसीजी कह देते हैं इसको। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए इसके नीचे, इसके नीचे लिखिए ईसीजी हृदय स्पंदन के दौरान, ईसीजी हृदय स्पंदन के दौरान उत्पन्न होने वाले विद्युतीय आवेगों को रिकॉर्ड करती है। ईसीजी हृदय स्पंदन के दौरान उत्पन्न होने वाले विद्युतीय आवेगों को रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट आंसर लिखिए, इसमें विद्युतीय आवेगों को रिकॉर्ड करने के लिए, इसमें विद्युतीय आवेगों को रिकॉर्ड करने के लिए 5 प्रकार की तरंगें, 5 प्रकार की तरंगें क्रम से P, Q, R, S व T होती है। 5 प्रकार की तरंगें P, Q, R, S व T होती है। P, Q, R, S व T होती है। अब देखो ईसीजी में ये तरंगें किस प्रकार होती है और कैसे अपने ईसीजी का मापन करते हैं। ये होती है ईसीजी का आलेख। इसमें ये तरंग होगी P, ये होगी Q, ये होगी इसमें R, ये होगी इसमें S और ये होगी इसमें T। अब देखो यहाँ पर जो P तरंग होती है ये क्या करती है, P तरंग दर्शाती है किसको, ये दर्शाती है आलिंद संकुचन को। किसको दर्शाएगी ये, आलिंद संकुचन को, कि आलिंद जो है उसमें कितना संकुचन हो रहा है, वो कौन सी तरंग दर्शाएगी, P तरंग दर्शाएगी। अगर ये तरंग संकरी आती है इसका मतलब आलिंद में संकुचन ज़्यादा है। अगर ये तरंग अधिक फैली हुई चौड़ी आती है इसका मतलब आलिंद में संकुचन कम है। फिर देखो इसके बाद में Q, फिर R और फिर S, ये 3 तरंगें दर्शाती है किसको, नील्य संकुचन को। अगर ये तीनों तरंगें संकरी है इसका मतलब नील्यों में संकुचन ज़्यादा हो रहा है। जब नील्यों में संकुचन ज़्यादा होगा तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर देखो इसका जो टी तरंग आती है, टी तरंग दर्शाती है किसको, नील्य शिथिलन को, कि नील्यों में शिथिलन कितना हो रहा है, यानी नील्य कितनी विश्रामावस्था में आ रहे हैं। नील्य शिथिलन को दर्शाती है कौन सी तरंग, तो टी तरंग होती है। तो देखो ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं तो 5 प्रकार की तरंगें होगी P, Q, R, S, T। यहाँ पर देखो P तरंग दर्शाती है किसको, आलिंद संकुचन को, Q, R और S ये दर्शाती है नील्य संकुचन को, T दर्शाती है किसको, नील्य शिथिलन को। इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। अब लिखिए इसके कार्य, किसके कार्य क्या होते हैं ईसीजी के।
कार्य में लिखो नंबर 1 लगा के, इसमें लिखो हृदय से संबंधित रोगों का पता लगाने में, हृदय से संबंधित रोगों का पता लगाने में, हृदय से संबंधित रोगों का पता लगाने में। नंबर 2 लिखिए धमनियों में उत्पन्न रुकावट का पता लगाने में, धमनियों में उत्पन्न रुकावट का पता लगाने में। तो देखो इस चीज़ का इस्तेमाल किस में करते हैं, हृदय से संबंधित रोगों का पता लगाने में और धमनियों में उत्पन्न रुकावट का पता लगाने में ईसीजी की जाती है। अब इसके बाद में बात आती है कृत्रिम हृदय की, कि कृत्रिम हृदय का नाम क्या है और कृत्रिम हृदय की खोज करने वाले कौन थे, किसने कृत्रिम हृदय को सबसे पहले खोजा था। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम हृदय है, तो अपन लिखेंगे पहले कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय, तो देखो कृत्रिम हृदय का नाम क्या है, तो इसका नाम है जॉर्विक 7। जॉर्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है और इस कृत्रिम हृदय की जो खोज थी वो किसने की थी, तो इसकी खोज करने वाले थे रॉबर्ट जॉर्विक, यानी इसका आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट जॉर्विक ने किया था, रॉबर्ट जॉर्विक ने, और इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया जॉर्विक 7। नोट कीजिए इसको। फिर देखो कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका हृदय बाईं ओर न होकर दाईं ओर होता है। जब किसी व्यक्ति का हृदय अपवाद स्वरूप दाईं ओर होता है तो वो कंडीशन कहलाती है डेक्ट्रोकॉन्ड्रिया। डेक्ट्रोकॉन्ड्रिया का मतलब है हृदय का बाईं ओर न होके दाईं ओर होना। और हृदय की जो धमनी होती है उस धमनी को या हृदय की आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र होता है उसको अपने क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो हृदय की आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र क्या होगा, फोनोकार्डियोग्राम होगा। और जो अपने अब लिखिए पहले डेक्ट्रोकॉन्ड्रिया। डेक्ट्रोकॉन्ड्रिया इसके अंदर लिखिए सबसे पहले आप हृदय का दाईं ओर स्थित होना, हृदय का दाईं ओर स्थित होना, हृदय का दाईं ओर स्थित होना डेक्ट्रोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फिर लिखिए फोनोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम इसमें आप लिखिए हृदय की आवाज़ को रिकॉर्ड करना, हृदय की आवाज़ को रिकॉर्ड करना, हृदय की आवाज़ को रिकॉर्ड करना। और अब लिखिए नोट में लिखिए, नोट में नंबर 1 लिखिए, इसमें लिखिए सर्वाधिक हृदय केंचुए में 8 पाए जाते हैं, सर्वाधिक हृदय केंचुए में 8 पाए जाते हैं। नोट में नंबर 2 लिखिए जंतु जगत में सबसे बड़ा हृदय, जंतु जगत में सबसे बड़ा हृदय वलुवहल का होता है, जंतु जगत में सबसे बड़ा हृदय वलुवहल का होता है। नोट नंबर 3 के अंदर लिखिए हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी, हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी कोरोनरी धमनी कहलाती है। हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी कोरोनरी धमनी कहलाती है। इस धमनी में कोई रुकावट पैदा हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यहीं विराम और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।